हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में 10 इयर्स के 2011 के एमसीक्यूज़ ख़त्म कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं 10 इयर्स के 2010 के एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ करने के साथ ही हमारे पूरे 10 इयर्स के एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे। 2019 से लेकर 2010 तक के सारे एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम टारगेटेड पेपर करेंगे, तो उसके लिए भी वेट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन नंबर 1। इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 2, 3 and 5 देन एस इज व्हाट। स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 12.3 का, चैप्टर नंबर 12.3 का, जहाँ पर एस का फॉर्मूला आप देखिएगा लिखा हुआ मिलेगा आपको a + b + c/2। तो a हमारे पास है 2, b है 3, c है 5/2। 5 + 3 होता है 8, 8 + 2 होता है 10, 10/2 होता है हमारे पास 5। तो 5 इसका आंसर आ गया। जैसा कि मैं प्रीवियस एमसीक्यू जब करवा रहा था मैं बता चुका हूँ कि हर एमसीक्यू के 4 ऑप्शंस होते हैं। आपको वो 4 ऑप्शंस मैंने यहाँ नहीं लिखे क्योंकि ना तो मेरे पास बोर्ड में इतनी जगह है वाइट बोर्ड में, और ना मेरे पास टाइम है। तो आप जब ये एमसीक्यूज़ करें तो अपने पास 10 ईयर्स जो हैं वो खोल के रखें, आपको पता लग जाएगा कि क्या आंसर है। तो ये आ रहा है 5। अब मैं अपने एमसीक्यू से उठा रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 30, गलत है। दूसरा ऑप्शन है 25, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है 5। सो द थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। अच्छा, इसके बाद देखिए मैंने एमसीक्यू नंबर 2 नहीं लिखा क्योंकि एमसीक्यू नंबर 2 जो है वो एक्सरसाइज 12.5 से रिलेटेड है। 12.5 इस दफ़ा आपके सिलेबस में रिड्यूस्ड है तो वो नहीं आएगा, इसलिए अब हम जा रहे हैं एमसीक्यू नंबर 3 के ऊपर। 3 में लिखा हुआ है द लॉ ऑफ कोसाइन व्हेन एंगल बी। ये जो साइन होता है ये एंगल का साइन होता है। एंगल बी इज़ इन स्टैंडर्ड पोजीशन एस। तो आप जानते हैं कि कोसाइन रूल के जो हैं वो 4 फार्मूले होते हैं, एक ए का, एक बी का और एक सी का। 3 फार्मूले होते हैं ए बी सी के और 3 फार्मूले होते हैं एंगल के। तो अब आपको अगर एंगल बी जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे दिया हुआ है तो इसका फार्मूला बनेगा b² = a² + c² - 2ac cos बीटा। ये आपको याद रखना है। तो ये कौन सा फार्मूला है? पहला फार्मूला है हमारे पास a² = b² + c² - 2bc cos अल्फ़ा, ये गलत है। दूसरा फार्मूला है b² = c² + a² - 2ac cos बीटा। तो ये 100% करेक्ट है। सो सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन को डार्क किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन जो है वो 100% करेक्ट है। तो ये बात आप याद रखिएगा। सही है जनाब। आगे चलते हैं। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है? द वैल्यू ऑफ n + 1 फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल। तो ये बहुत दफ़ा आ चुका है। इसको हम कैसे करते हैं? हर बारी में एक कम करते जाएंगे। तो पहला होगा n + 1, फिर होगा n + 1 - 1, फिर होगा n + 1 - 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्यों जाएंगे, इससे आगे क्यों नहीं जाएंगे, ये अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो n + 1 आ गया, 1 से 1 कट गया, n आ गया। n 1 + 1 - 2 कितना होता है? -1 फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल। तो n - 1 फैक्टोरियल से n - 1 फैक्टोरियल कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा n × n + 1। यहाँ तक हम इसलिए जा रहे थे कि हमें n - 1 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करना था। तो द करेक्ट आंसर इज़ n × n + 1। तो पहला ऑप्शन जो है n × n + 1 इज़ करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इन्होंने लिखा हुआ है ये गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, n × n + 1। ये आप देख लीजिएगा, आई एम 100% श्योर। चलिए, ये कौन सा था? एमसीक्यू नंबर 4। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 5। 5 में देखें क्या दिया हुआ है? द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ आयोटा × 3 - 2 आयोटा। तो सबसे पहले आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3 आयोटा। आयोटा को इससे करेंगे, ये हो जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर। 3 आयोटा - 2 आयोटा का स्क्वायर याद रखिएगा -1 होता है तो -- +2 हो जाएगा ये। तो हम जो है रियल को पहले लिखते हैं, इमेजनरी को बाद में लिखते हैं। तो ये आ गया 2 + 3 आयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट है वो होता है विदाउट आयोटा जो कि 2 है, और इमेजनरी पार्ट जो होता है वो होता है विद आयोटा जो कि है 3। सो द आंसर इज़ 2 and 3।
अब देखते हैं ऑप्शन में क्या करेक्ट है। पहला ऑप्शन है -2 and 3 रॉन्ग है, दूसरा ऑप्शन है 2 and -3 ये भी रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन है 2 and 3 100% करेक्ट। सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 6। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर कॉम्प्लेक्स इफ b² - 4ac इज व्हाट। तो अगर b² - 4ac जो है वो नेगेटिव हो तो ये क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये बात जब मैं आपको एक्सरसाइज 3.5 पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव, तो रूट्स हमेशा क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। सो द आंसर इज नेगेटिव। फर्स्ट ऑप्शन है नेगेटिव, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है इसका। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 7। द इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा की पावर 64। ये एक्सरसाइज 3.3 का कॉन्सेप्ट है। 64 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 कर दें, ऊपर कर दें 21, तो 21 3 सा कितना होता है 63, और इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, यस। तो 21 × 3 क्या होता है 63 और 1 क्या हो जाएगा 64। अब हमें ये बात भी पता है कि ओमेगा 3 क्या होता है 1 होता है, तो ओमेगा 3 हो गया 1 की पावर 21 इंटू ओमेगा, और 1 की पावर कुछ भी आए हमेशा 1 होता है, तो ओमेगा इंटू 1 हो गया ओमेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ओमेगा। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ओमेगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। सो 7 पार्ट का जो आंसर आ गया वो आ गया ओमेगा। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, तो 63, यस बिल्कुल सही किया है, इसका आंसर आ रहा है ओमेगा। नेक्स्ट MCQ देखते हैं हम, MCQ नंबर 8। MCQ नंबर 8 क्या है हमारे पास, फॉर द इक्वेशन px² + qx + r = 0 द सम ऑफ द रूट इज। ये एक्सरसाइज 3.6 का कॉन्सेप्ट है। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a। माइनस और b क्या होता है, जो x के साथ में लिखा हुआ होता है वो q है यहाँ पर, और a हमारे पास क्या है, जो x² के साथ में लिखा होता है p। सो -q/p इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है -q/p, यस 100% करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखें 8 के बाद मैंने 9 नहीं किया हुआ, क्योंकि 9 है चैप्टर 4 से रिलेटेड, और चैप्टर नंबर 4 जो है ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है इस दफ़ा आने वाले एग्जाम में। इसके बाद देखें MCQ नंबर 10 है, वो भी ज्योमेट्रिक मीन का सवाल है। ज्योमेट्रिक मीन जो है एक्सरसाइज 6.7 का कॉन्सेप्ट है। 6.7 आपके सिलेबस में जो है वो रिड्यूस हो गया है, तो ये भी एग्जाम में नहीं आएगा इस दफ़ा, छोड़ दीजिए इसको। अब हम जाते हैं 11 के ऊपर, देखते हैं MCQ नंबर 11 हमारे पास क्या है। द HM बिटवीन P and Q इज हार्मोनिक मीन ऑफ P and Q बोल रहे हो, तो हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है HM बराबर है 2AB/A + B। अब यहाँ पर A नहीं है बल्कि P है, तो ये हो जाएगा 2PQ/P + Q। सो 2PQ/P + Q इज द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन है P + Q/2 रॉन्ग है, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है P + Q/2 रॉन्ग है, दूसरा ऑप्शन है P + Q/PQ ये भी गलत है। सी ऑप्शन है 2PQ/P + Q। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके जनाब, चलिए ये कौन सा हमने किया था 11। अब हम 12 करते हैं। 12 में लिखा हुआ है 5 3 2। ये कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन का, एक्सरसाइज 7.2। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। इसको अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आई थिंक 10 आएगा। 5 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यस 10 इसका आंसर है। ये आप कैलकुलेटर में निकालेंगे। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है 10, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, 10 सही है जनाब। तो दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सब गलत है। इसके बाद देखें 11 के बाद 12 है। 12 के बाद देखें मैंने 13 नहीं किया, क्योंकि 13 जो है वो एक्सरसाइज 7.5 का कॉन्सेप्ट है। 7.5 इस दफ़ा आपके सिलेबस में नहीं आ रही है। अब हम करते हैं MCQ नंबर 14। द वैल्यू ऑफ 13C11। ये एक्सरसाइज 7.3 का कॉन्सेप्ट है। ये आप देखिएगा आपके कैलकुलेटर में एक बटन है NCR, तो आप पहले 13 लिखें, फिर NCR का बटन दबाएं, C आ जाएगा, फिर 11 लिखें, तो आप देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा 78।
तो सिंपल पुट द वैल्यू गेट द आंसर था, बहुत आसान है, कैलकुलेटर का यूज़ होना चाहिए, आना चाहिए आपको। पहला आंसर लिखा हुआ है 77 गलत है, दूसरा आंसर लिखा हुआ है 11 फैक्टोरियल ये भी गलत है, तीसरा आंसर लिखा हुआ है 13 फैक्टोरियल ये भी गलत है, चौथा आंसर लिखा हुआ है 78 100% करेक्ट। तो ये था MCQ नंबर 14। अब देखें मैंने MCQ नंबर 15 नहीं किया क्योंकि MCQ नंबर 15 जो है वो आपके चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है, ये एक दफ़ा एग्जाम में नहीं आ रहा है। तो अब हम जा रहे हैं MCQ नंबर 15 करने के लिए। द नंबर ऑफ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 3x + 2y की पावर 9। मैं ये बात बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो पावर लिखी हुई होती है जब उसको एक्सपेंड किया जाता है तो टोटल पावर से एक टर्म ज़्यादा आती है। यानी कि अगर ये 9 है तो यहाँ पर जो खुलेगा ये हो जाएगा 9 + 1 10। सो इसका जो आंसर है वो 10 है। ऑप्शन में लिखा हुआ है पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन 10, तो दूसरा ऑप्शन 10 100% करेक्ट है। ये था MCQ नंबर 16। अब हम जाते हैं MCQ नंबर 17 के ऊपर। MCQ नंबर 17 हमारे पास है, 17 हमारे पास है tan थीटा दिया हुआ है -1/3 यानी कि नेगेटिव, एंड साइन थीटा भी वो कहता है नेगेटिव है। साइन थीटा क्या है? नेगेटिव है। तो कहता है थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। ये बहुत ही आसान सवाल है। कौन सा क्वाड्रेंट है? हमें पता है कि हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तीसरे में tan पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, चौथे में cos पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर tan भी नेगेटिव हो, साइन भी नेगेटिव हो? डेफिनेटली वो 4th क्वाड्रेंट है। तो इसका आंसर आएगा 4th क्वाड्रेंट। ये बात आपको याद रखनी है। तो करेक्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन है 3rd क्वाड्रेंट गलत है, दूसरा ऑप्शन है 1st क्वाड्रेंट ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन है 4th क्वाड्रेंट इज़ 100% करेक्ट। सही है जनाब। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद देखें 18वां MCQs। 18वां MCQs क्या है हमारे पास? tan - थीटा। तो याद रखिएगा साइन हो या साइन हो या tan हो, साइन के साथ या tan के साथ अगर माइनस की साइन होती है तो माइनस की साइन बाहर चली जाती है, वो आ जाता है tan थीटा आ जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ था cos ऑफ -थीटा तो फिर साइन गायब हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है -tan थीटा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या आंसर आ रहा है। ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है, पहला आ रहा है 1/tan थीटा गलत है, दूसरा आ रहा है -tan थीटा 100% करेक्ट। अब देखें 18 के बाद मैंने 19 भी नहीं लिखा और 20 भी नहीं लिखा क्योंकि 19 जो है MCQ नंबर 19 जो है वो चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 11 पूरा का पूरा रिड्यूस हो चुका है और MCQ नंबर 20 जो है वो एक डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड है। ये टॉपिक अब आपकी न्यू बुक में से निकाल दिया गया है। तो MCQ नंबर 20 भी एग्जाम में नहीं आ सकता, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए, बेफिक्र होकर छोड़ें, मैं आपको अश्योर करवा रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने 2010 के MCQs कंप्लीट कर लिए हैं 100%, नो मिस्टेक्स, सारे बिल्कुल सही हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं। और 2019 से हमने अपना ये सफ़र स्टार्ट किया था, 2010 तक हमने कर लिए। टोटल हमारे 10 इयर्स के MCQs जो हैं वो कंप्लीट हो गए। MCQs जो हैं वो कंप्लीट हो गए। टोटल 10 साल के MCQs। ये 10 साल के MCQs भी मैं आपको करवा चुका हूँ और मॉडल पेपर 2021 के भी मैं आपको सारे MCQs करवा चुका हूँ। अब इसके बाद जो अगला हमारा कदम होगा, जो अगला स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप, उसमें हम आपको करवाएंगे मेरे अपने MCQs। उसका मैं नाम रखूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर एग्ज़ाम 2021। उसके लिए वेट करिए, उस वक्त तक आप इनकी खूब प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। इसके साथ साथ आप पेपर की भी तैयारी करें, सिर्फ MCQs की नहीं बल्कि जो सेक्शन बी और सेक्शन सी है उसकी भी प्रिपरेशन करें। प्लेलिस्ट के ऊपर 100% कोर्स अपलोड हो चुका है, कुछ भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ी है, आप देख सकते हैं जाके। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे आप सारे बच्चों की दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि दुआएं बच्चों की ज़रूर कबूल होती हैं।
और अगर हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक काम आप प्लीज़ ज़रूर करें, ये मेरी लेक्चर्स, ये मेरी वीडियोस अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, फिर वो अपने दोस्तों को एंड सो ऑन ये चलता जाए। तो ये इल्म का सिलसिला है, ये रुकना नहीं चाहिए, ये बढ़ते रहना चाहिए। तो जितना हम इल्म बांटेंगे हमारा इतना इल्म बढ़ता है। देखें ना, मैं आपको ये सारा का सारा काम आपको दिए जा रहा हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दे रहा हूँ। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट देने से मेरे कॉन्सेप्ट्स कोई वीक थोड़ी हो रहे हैं, बल्कि मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो इल्म आप बांटें, अपने दोस्तों को दें और उनको व्हाट्सएप करें, उनको बोलें यार ये लेक्चर्स हैं, आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आप वेट करें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर द पेपर ऑफ 2021। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए मैथ विद सर आसिम की जानिब से अल्लाह हाफिज़।